व्हाट इज रेडिएशन? रेडिएशन एक प्रकार की एनर्जी है। अगर ये एनर्जी वेव्स के फॉर्म में ट्रैवल करती है तो इसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन कहते हैं, जिसका कोई मास यानी वजन नहीं होता। और अगर ये एनर्जी हाई स्पीड पार्टिकल्स के फॉर्म में ट्रैवल करती है तो इसे पार्टिकुलेट रेडिएशन कहते हैं, जो तब पैदा होती है जब कोई अनस्टेबल या रेडियो एक्टिव एटम डिसइंटीग्रेट हो जाए। 1896 में हेनरी बेक्वेरेल को कुछ ऐसे रेज मिले जो कुछ स्पेसिफिक मिनरल से ही निकलते थे और जाके ब्लैक पेपर को पेनिट्रेट करते थे, जो अनएक्सपोज्ड फोटोग्राफिक प्लेट का फॉगिंग यानी उसे धुंधला कर देते थे। उसी के स्टूडेंट्स मैरी क्यूरी ने यह डिस्कवर किया कि सिर्फ कुछ तरह के केमिकल एलिमेंट्स ही इस प्रकार के रेज को एमिट कर पाते हैं, और इन्होंने इस बिहेवियर को रेडियो एक्टिविटी नाम दिया, और इस तरह से द वर्ड रेडियो एक्टिविटी केम इनटू एग्जिस्टेंस। हेलो शार्प माइंड्स, मैं हूं कृति वेलानी। स्वागत है आप सबका केवी राइट्स पर, जहां आज हम रेडियो एक्टिविटी और रेडिएशंस के बारे में कुछ माइंड ब्लोइंग फैक्ट्स को समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। फैक्ट नंबर 1, रेडियो एक्टिविटी की शुरुआत कहां से और कैसे हुई? इट वॉज डिस्कवर्ड एक्सीडेंटली। जी हाँ, जर्मन प्रोफेसर विल्हेम कॉनराड रॉयंटजेन ने अपने कैथोड रेज एंड ग्लास वैक्यूम ट्यूब के एक एक्सपेरिमेंट के दौरान अपने लैब में रखी एक फ्लोरोसेंट स्क्रीन पे एक तरह का फेंट ग्लो नोटिस किया। दिसंबर 28, 1895 में वहाँ के एक लोकल जर्नल में ऑन अ न्यू काइंड ऑफ रेज के नाम से इस टॉपिक पे पहला आर्टिकल पब्लिश किया गया, जो वहाँ के साइंटिफिक कम्युनिटी और मीडिया में काफ़ी पॉपुलर हुआ। हेनरी बेक्वेरेल, जो उस समय के फिजिक्स डिपार्टमेंट के चेयरमैन थे, उन्हें रॉयंटजेन की इस एक्स-रे डिस्कवरी पर काफ़ी इंटरेस्ट आया। उन्होंने इसके बाद काफ़ी एक्सपेरिमेंट्स किए, जिसमें फ्लोरोसेंट मटेरियल्स के कुछ फ्लेक्स को ब्लैक पेपर में रैप करके फोटोग्राफिक फिल्म पे प्लेस किया, जिसे उन्होंने सन में रख दिया टू स्टिमुलेट फ्लोरोसेंस। टू ही सरप्राइज, चाहे सनलाइट हो या ना हो, उन सभी में से केवल एक ही ऐसा एलिमेंट था जो फिल्म से एक्सपोज हुआ, और वो था यूरेनियम सल्फेट, जिसने फिल्म पे अपने कुछ इंप्रेशंस छोड़े थे। बेक्वेरेल को जल्दी पता चल गया कि यूरेनियम की इस प्रॉपर्टी का एक्सरेज या फ्लोरोसेंस से कोई लेना देना नहीं था। इट वॉज यूरेनियम्स ओन स्पेशल टाइप ऑफ रेडिएशन। सो फ्लोरोसेंस को समझने के एक्सपेरिमेंट्स में बेक्वेरेल ने एक्सीडेंटली रेडियो एक्टिविटी का आविष्कार कर दिया, जिसके लिए उन्हें 1903 में पेरी और मैरी क्यूरी के साथ फिजिक्स में नोबेल प्राइज भी मिला, और उनके सम्मान में रेडियो एक्टिविटी का स्टैंडर्ड इंटरनेशनल यूनिट फॉर मेजरिंग को आज हम बेक्वेरेल के नाम से भी जानते हैं। फैक्ट नंबर 2, रेडियो एक्टिविटी पेशेंट्स तक कब और कैसे पहुंचा? मॉन्ट्रियल के एक रेसिडेंट टॉल्सन कनिंग को 1895 में पैर पे गोली लगने के कारण काफ़ी गहरी इंजरी हुई। मॉन्ट्रियल की मैकगिल यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर ने रॉयंटजेन के इसी एक्सपेरिमेंट को रेप्लिकेट किया, जिससे सुनने के बाद कनिंग के डॉक्टर ने उसके पैर के एक्सरे की मांग की। 45 मिनट के लॉन्ग एक्सपोजर के बाद कनिंग के पैर की एक फेंट एक्सरे रिपोर्ट आई, जो सर्जन्स को बुलेट को देखने और पैर से निकालने के लिए काफ़ी थी, जिससे कनिंग का पैर एम्पुटेट यानी कि कटने से बच गया। और ये सब रॉयंटजेन की डिस्कवरी के महज 6 वीक्स के बाद हुआ। जॉर्जटाउन के एक प्रोफेसर जॉर्जसन ने अपनी बुक स्ट्रेंज ग्लो द स्टोरी ऑफ रेडिएशन में लिखा कि आज से पहले किसी भी साइंटिफिक डिस्कवरी को लैब से पेशेंट के बेड तक इतना जल्दी जाते नहीं देखा गया। फैक्ट नंबर 3, हाउ पब्लिक लर्नड अबाउट डेंजर्स ऑफ रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेस। लोगों को रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेस के डेंजर्स के बारे में कैसे पता चला? ऑल थैंक्स टू रेडियम गर्ल्स। 1910s की बात है, जब कनेक्टिकट, न्यू जर्सी और इलिनॉइस की कुछ यंग वुमेन ग्लो इन द डार्क नाम की वॉश डायल्स को रेडियम लेस्ड पेंट से पेंट करती थी, और रेडियम गर्ल्स के नाम से काफ़ी मशहूर थी। ये ग्लो इन द डार्क डायल्स उस ज़माने में सोल्जर्स में काफ़ी पॉपुलर थे। अनफॉर्चुनेटली ये गर्ल्स डायल्स को पेंट करने के लिए अपने मुंह से ही इन पेंट ब्रशेस को ट्विस्ट करके उन्हें शार्प करती थीं, जिसकी वजह से वे अननोइंगली रेडियम के छोटे छोटे बिट्स को इंजेस्ट कर लेती थी, जिससे एक साल में ही वर्कर्स 300 ग्राम्स जितना पेंट कंज्यूम कर लेते थे। कैंसर और बोन डिजीज जैसी बीमारियों की वजह से वर्कर्स की डेथ होने लगी, और रेडियम जॉ एक नई तरह की ऑक्यूपेशनल डिजीज बन गई। वॉच कंपनीज को थाउजेंड्स ऑफ डॉलर्स का सेटलमेंट झेलना पड़ा, और गर्ल्स को प्रोटेक्टिव गियर, फ्यूम हुड्स और रबर ग्लव्स पहनना भी कंपलसरी किया गया। साथ ही ब्रशेस को दांतों से शार्प करना भी बैन किया गया। बट इट वॉज टू लेट फॉर मेनी, क्योंकि 1927 तक तकरीबन 50 वुमेन की रेडियम पेंट पॉइजनिंग से जान जा चुकी थी। इसी वजह से ऑक्यूपेशनल डिजीज लेबर लॉ बनाया गया, पर रेडियम लेट 1960s तक पेंट्स में यूज होता रहा।
1933 में रॉबले इवेंट्स ने 27 फॉर्मेट डायल पेंटर्स के रेडियम एक्सक्रीशन को मेजर किया ताकि रेडियम का टॉलरेंस लेवल पता चल सके। 1968 में सेंटर फॉर ह्यूमन रेडियोलॉजी बनाया गया। प्राइमरी गोल था लिविंग डायल पेंटर्स का मेडिकल एग्जामिनेशंस करना। 1993 में ये प्रोजेक्ट खत्म हुआ और 2403 केसेस का डेटा कलेक्ट हो चुका था। इसी पे बेस्ड इफेक्ट्स ऑफ रेडियम ऑन ह्यूमंस नाम की बुक लिखी गई। बुक के हिसाब से रेडियम 228 का एक्सपोजर रेडियम 226 से कहीं ज़्यादा हार्मफुल है। फैक्ट नंबर 4, पिट्सबर्ग का एक कब्रिस्तान रेडियम एक्सपोजर से होने वाले इल इफेक्ट्स का एक प्रूफ है। रेडियम गर्ल्स की खबरों के बावजूद रेडियम मार्केट में हेल्थ टॉनिक के फॉर्म में यूज किया जाता था। एक फेमस इंडस्ट्रियलिस्ट एंड गोल्फ चैंपियन इबन मैकबर्न ने बायर्स के डॉक्टर ने उसे रेडिथोर प्रिस्क्राइब किया, जो रेडियम को पानी में डिसॉल्व करने के बाद बनता है। इबन ने तकरीबन 1400 बॉटल्स रेडिथोर कंज्यूम कर लिया, जिससे थोड़े ही सालों में उनके जॉ का ज्यादातर हिस्सा सड़ गया और स्कल में होल्स हो गए। रेडियम कंजम्पशन के 5 साल में ही 1932 में उनकी मौत हो गई और अब पिट्सबर्ग सिमेट्री में लीड लाइन कॉफिन में रखी उनकी ये बॉडी टूरिस्ट और विजिटर्स के लिए ओपन है, ताकि रेडियम पॉइजनिंग का सबक हम सबको मिले। फैक्ट नंबर 5, माइक्रोवेव ओवन का आविष्कार कैसे हुआ? वर्ल्ड वॉर 2 से कुछ साल पहले काफी कंट्रीज रडार को एक सीक्रेट तरीके से बना रही थी, जो माइक्रोवेव सिग्नल्स को यूज करता है। यूएस की एक सीक्रेट लैब रडार डिप्लॉयमेंट को इम्प्रूव करने का काम कर रही थी और रेथियन नाम की एक कंपनी को मैग्नेट्रॉन्स यानी कि माइक्रोवेव सिग्नल जनरेटर्स बनाने का कॉन्ट्रैक्ट मिला। एक दिन अपने रडार अपैरेटस पे काम करते करते रेथियन के इंजीनियर पर्सी स्पेंसर ने अपने पॉकेट में रखी कैंडी बार को मेल्ट होते हुए नोटिस किया। आउट ऑफ हीज क्यूरियोसिटी उन्होंने एक रॉ अंडे को माइक्रोवेव बीम से एक्सपोज किया तो तुरंत ही वो फूट गया। बाद में उनको रियलाइज हुआ कि वो अपने पॉपकॉर्न्स भी माइक्रोवेव्स की मदद से बना सकते हैं और रेथियन के लॉयर्स ने फर्स्ट माइक्रोवेव ओवन के लिए पेटेंट फाइल कर दिया, जिसका नाम था रडारेंज। और इस तरह से माइक्रोवेव ओवन का आविष्कार हुआ और इसी वजह से कहते हैं कि माइक्रोवेव में पका खाना इज नॉट गुड फॉर योर हेल्थ एज इट इज एक्सपोज्ड बाय इट्स रेडिएशंस। फैक्ट नंबर 6, हिरोशिमा एंड नागासाकी सर्वाइवर्स हेल्प अंडरस्टैंडिंग रेडिएशन इफेक्ट्स ऑन हेल्थ। 1945 में हिरोशिमा और नागासाकी बॉम्बिंग के कुछ महीनों बाद साइंटिस्ट ने इसे ह्यूमन हेल्थ पे होने वाले रेडिएशंस के इल इफेक्ट्स को स्टडी करने के लिए एक इम्पॉर्टेंट अपॉर्चुनिटी बताया। प्रेसिडेंट हैरी ट्रूमैन ने नेशनल एकेडमी ऑफ साइंसेस को बॉम्ब सर्वाइवर्स की लॉन्ग टर्म रिसर्च के लिए कहा, जो कि एक लाइफ स्पैन स्टडी यानी LSS बन गई। 1946 से लेकर अब तक LSS 1,20,000 एटॉमिक बॉम्ब सर्वाइवर्स एंड कंट्रोल सब्जेक्ट्स की मेडिकल हिस्ट्री को ट्रेस कर चुकी है। LSS के मैट्रिक्स के हिसाब से जब कोई पर्सन 20 मिलीसीवर्ट्स रेडिएशन से एक्सपोज होता है, जो कि एक वन टाइम होल बॉडी सिटी स्कैन के समान है, तो उसे कैंसर होने के चांसेस 0.1% से बढ़ जाते हैं। सो हमेशा याद रखिए, जब जब आप सिटी स्कैन, एक्सरेज वगैरह जैसे रेडियोलॉजिकल टेस्ट करवाते हैं, तब आप 0.1% से कैंसर की तरफ बढ़ रहे हैं। इसलिए जब ज़रूरत हो तो ही ऐसे टेस्ट करवाएं। ये आपकी लाइफ और आपकी हेल्थ दोनों के लिए बहुत डेंजरस है। फैक्ट नंबर 7, न्यूयॉर्क का ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन एक ग्रेनाइट की काफ़ी हाई मात्रा से बना है, जो किसी भी न्यूक्लियर पावर प्लांट से काफ़ी ज़्यादा रेडिएशंस एमिट करता है। फैक्ट नंबर 8, सिगारेट स्मोकर्स साल में 300 चेस्ट एक्सरेज जितने रेडिएशन से एक्सपोज होते हैं। ये टोबैको ग्रो करने वाले केमिकल फर्टिलाइजर्स की वजह से होता है। फैक्ट नंबर 9, फ्लाइट अटेंडेंट्स एंड पायलट्स फ्लाई करते टाइम इतने ज्यादा रेडिएशन से एक्सपोज होते हैं कि उन्हें रेडिएशन वर्कर्स माना जाता है। वो न्यूक्लियर पावर प्लांट्स में वर्क करने वाले किसी भी इंसान से ज्यादा एक्सपोज रहते हैं। फैक्ट नंबर 10, सन के रेडिएशन इफेक्ट्स की वजह से मून पे प्लेस किए हुए अमेरिका के फ्लैग्स फेड होके वाइट हो चुके हैं। फैक्ट नंबर 11, जमीन पे रहने वाला इंसान न्यूक्लियर सबमरीन में रहने वाले इंसान से काफी ज्यादा रेडिएशन रिसीव करता है। फैक्ट नंबर 12, कोल पावर स्टेशंस के नजदीक रहने वाले लोग न्यूक्लियर पावर प्लांट से नजदीक रहने वाले लोगों से ज्यादा रेडिएशन एक्सपीरियंस करते हैं। फैक्ट नंबर 13, humans emit more radiations than their cell phones do. Fact number 14,
ज़्यादातर रेडिएशन से जो हम डेली लाइफ में एक्सपोज होते हैं वो नॉन हार्मफुल है बिकॉज इट इज़ नॉट आयोडाइजिंग। तो ये थे कुछ फैक्ट्स एंड साइंस अबाउट रेडिएशंस। आई होप आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो। अगर हाँ तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। आपके लाइक्स और डिसलाइक्स हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक स्टे हेल्दी एंड हैप्पी, कीप लर्निंग एंड ग्रोइंग। दिस इज कृति बेलानी signing off.